एक मिनट रुकिए साथियों, यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं? साथियों, आज जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि हम यह वीडियो क्यों देख रहे हैं? इसका हमारी जिंदगी, हमारे संघर्ष और हमारे भविष्य से क्या गहरा संबंध है? जब भी कोई सच्चा अंबेडकरवादी इस तरह की वीडियो देखता है तो उसके मन में एक ही विचार आता है, आज जो वीडियो मैं देख रहा हूं, इससे मुझे कुछ नया ज्ञान मिलेगा, कुछ नई दिशा मिलेगी, कुछ नई ताकत मिलेगी, क्योंकि ज्ञान ही वह हथियार है जो हमें गुलामी से आजादी की ओर ले जाता है। लेकिन साथियों, यह ज्ञान का रास्ता खोलने का श्रेय किसे जाता है? यह बहुत बड़ा और चिंता का विषय है। सदियों से ज्ञान का स्रोत केवल एक खास वर्ग के पास सीमित था। लाखों करोड़ों बहुजन समाज के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा शिक्षा और ज्ञान से वंचित रखे गए। नौकरियां करने वाले, खेती करने वाले, मेहनत करने वाले लोग ज्ञान की रोशनी से दूर रखे गए। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस सदियों पुरानी व्यवस्था को तोड़ा। उन्होंने उस एकाधिकार को पूरी तरह खंडित कर दिया और समता, समानता तथा न्याय का अधिकार पूरे समाज को दे दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, ज्ञान और अवसर हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या लिंग का हो। इसी वजह से आज हम पढ़ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, क्या यह सपना पूरी तरह साकार हो पाया है? ज्यादातर बहुजन समाज के लोग जब इस सवाल का जवाब देंगे तो उनका जवाब होगा, नहीं, आज भी हमारा हक छीना जा रहा है। हमें वह अधिकार नहीं मिल पा रहा है जो बाबा साहेब ने दिलाया था। आज भी शिक्षा, नौकरियों, संसाधनों और सम्मान में भेदभाव जारी है। आज भी बहुजन समाज को उसके हक से वंचित रखने की साजिशें रची जा रही हैं। तो सवाल यह उठता है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या कभी आपने इस पर गहराई से सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो चिंता मत कीजिए, आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो बातें कही हैं, वे न सिर्फ आपको चौंका देंगी बल्कि सोचने पर मजबूर भी कर देंगी। उनकी बातें उन सच्चाइयों को उजागर करती हैं जो आज भी बहुजन समाज के सामने सबसे बड़ी दीवार बनी हुई हैं। तो सुनिए ध्यान से, पूरी एकाग्रता के साथ, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने और बदलाव लाने के लिए है। मेरा जो चिंता का विषय यह है कि हम आज अगर यहाँ भी बैठे हैं तो यहाँ भी अगर मैं कहूँ रिटायर्ड लोग की संख्या कितनी है, क्या हाथ उठाएंगे आप? तो रिटायर्ड लोगों की संख्या यहाँ 20 से भी ज्यादा है। और अगर मैं कहूँ पिछले 10 साल में नई सरकारी नौकरी लगाने वाली जिनकी लगी है वो कितने हैं? एक हाथ नहीं उठ रहा। ये मेरी चिंता का विषय है। हम बुजुर्ग लोग, मतलब हमारे लोग रिटायर होते जा रहे हैं, नए नौकरियों पे नहीं आ रहे। और आप लोग खुद सोच लो, आप जब पढ़े हो कि आपका पढ़ाई का खर्चा किसने उठाया? क्या ये सच नहीं है कि स्कॉलरशिप के पैसे से ही हमारे लोग पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने? ये ऐसे ही नहीं हो गया अचानक, इसमें किसी की कुर्बानी है। इस कुर्बानी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाया है, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवाया है। उनके पूरे जीवन के संघर्ष से, बलिदान से उन्होंने हमारे हजारों साल की न केवल गुलामी तोड़ी, बल्कि हमारे पढ़ने के रास्ते, शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, मतलब हमारा तो जो भी कुछ हमें मिला, हम लोग जितने भी यहां बैठे हैं, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी न किसी रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का उसके विकास में योगदान ना हो। हम तो जो भी कुछ बने उनकी कुर्बानी की वजह से बने हैं। लेकिन क्या अब भविष्य में हमारे लोग बन पाएंगे? मेरे चिंता का विषय यह है, सैकड़ों पीएसयूज बने पिछली सरकार के द्वारा, और इस सरकार जो आज है उसने सैकड़ों पीएसयू भेज दिए। पहले हम वजीफे से पढ़े, इस सरकार ने वजीफा बंद कर दिया। पहले बहुत ही कम पैसे से पढ़ जाते थे, लेकिन आज अगर आप जो डॉक्टर बने हैं, जो इंजीनियर्स बने हैं, एडवोकेट्स बने हैं, वो एनएलयू की फीस देख लीजिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की फीस देख लीजिए, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की फीस देखिए, ट्रिपल आईटी दिल्ली उसकी या दूसरी जो ट्रिपल आईटी है उनकी फीस देख लीजिए, आईआईटी की फीस देख लीजिए, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की फीस देख लीजिए। एनएलयू की फीस पूरे इंडिया में एक साल की 3,71,000 इस साल की है, जो पिछले साल की है। इस साल हो सकता है और बढ़ जाए। 3,71,000 फीस है। हॉस्टल का खर्चा, किताबों का खर्चा, खाने का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो एक साल का खर्चा कम से कम 5 लाख है। एडमिशन के लिए कोचिंग का खर्चा भी 2 से 3 लाख है।
सारे खर्चे जोड़ लो तो एक लॉ की 5 साल की डिग्री करने के लिए 27 लाख चाहिए। ऐसी इसी प्रकार इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री, मेडिकल की 4.5 साल की डिग्री। अभी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में कहीं भी कुछ फीस कम है, अदरवाइज पूरे देश में आप मैनेजमेंट कॉलेज देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए, लॉ कॉलेज देख लीजिए, तो पढ़ाई का खर्चा इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे लोगों के लिए पढ़ाई का खर्च उठाना भी आसान नहीं है। पैसे के अभाव में लोग पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। इतना उत्पीड़न होता है, एडमिशन हो जाए, आप डॉक्टर हैं, आपसे ज्यादा किसने झेला होगा? जो 4.5 साल में कंप्लीट करके डॉक्टर बनना चाहिए, कभी कभी 6-6, 7-7, 8-8 साल रगड़ा जाता है। उनको बार बार फेल किया था, इंटरनल में फेल कर दिया, वाइवा में फेल कर दिया। जो डिग्री 4.5 साल में होनी चाहिए, मैं तो खुद देख रहा हूं, मेरी खुद की भांजी, मेरा भांजा IAS है 2016 बैच में, और उससे जो छोटी है मेरी भांजी, उसने मौलाना मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। उसको 2 साल फेल किया इंटरनल में, मेन में बैठ ही नहीं पाई। और आज यहां से करके शादी के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो जो बच्ची गोल्ड मेडल हासिल कर रही है, क्या वो MBBS में फेल हो जाएगी? इतना उत्पीड़न सोच के देखो, कितना दर्द होता है। कहां थे हम, कहां चले गए? ना नौकरी के रास्ते बचे, ना शिक्षा के रास्ते बचे। और हमें एक चीज हमारे पास है, वो हमारी संख्या। हमारी जनसंख्या को अगर आप देखें, अब जो जाति की गणना आएगी निकलकर, SC ST दोनों मिलाकर कम से कम 28 से 29% बैठेंगे। हम अपनी संख्या को चाहे तो ताकत बना सकते हैं। अमेरिका, चाइना भाग रहे हैं, हमारी तरफ क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमारी संख्या एक बड़ी मार्केट है, उन्हें मार्केट की जरूरत हो, सामान बेचना है। उसी तरह हमारा समाज की संख्या हमारी बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है। क्या हम लोग बिजनेस को अपने हाथ में नहीं ले सकते? हम लोग भी तो बिजनेस कर सकते हैं। हम लोग एक अकेले ना करें तो कोऑपरेटिव ग्रुप बना के करें। क्यों नहीं कर सकते? आप में विद्वता की कमी है क्या? आप लोग जब टॉप करके आते हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, आप लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कह सकते हमारे समाज में काबिल। लेकिन हम इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं बन सकते? हम सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर कोई ग्रुप बना के क्यों अपना आने वाले बच्चों के लिए, हम क्या सरकारी नौकरी पे निर्भर रहेंगे? नौकरियां नहीं है तो बच्चों को क्या हो गया, आत्महत्या कर रहे हैं? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। अगर नौकरी के अवसर खत्म हो रहे हैं तो फिर हमें अपने समाज के बुद्धिजीवियों को एकजुट होकर कहीं ना कहीं अपने खुद की अर्थव्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी। और हम कर सकते हैं, असंभव नहीं है। तो मैं तो जगह जगह जाके पूरे देश में बोलता हूं, ये सत्ता, ये राजनीति जो है ना, ये चलती रहेगी। सरकारें आएंगी जाएंगी, मंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे और गिरेंगे, हटेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी जरूरत नहीं थी, मैं खत्म ही कर रहा था। मैं तो बोलता रहता हूं, बोलने का कोई कमी नहीं है, लेकिन चूंकि यहां समय की सीमा है, इसका टाइम भी है बंद होने का, इसलिए मैं ज्यादा ना बोल के सिर्फ एक निवेदन करूंगा कि इस बात पे गंभीरता से सोचिए कि यहां जितने लोग हैं, यहां 95% लोग 60 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं। हमारा यूथ कहां है? आप क्या बच्चे नहीं है जवान? आपके भी तो जवान बच्चे हैं। क्या आप अपने बच्चों को कभी सोशल ऐसे एक्टिविटी में शामिल करते हैं? जब तक आप अपने जवान बेटे बेटियों को सामाजिक चिंतन में शामिल नहीं करेंगे, तब तक हमारा मिशन अधूरा, हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर कोई कथावाचक कहीं पे आए तो बिना बुलाए आपकी पत्नी बच्चों को लेकर पहुंच जाती है। उसका विचार बढ़ना है। मतलब जो असमानता पर आधारित है, ऊंच नीच छुआछूत पर आधारित है, विषमता पर आधारित है, उसका विचार बढ़ रहा है। लेकिन जो समता और न्याय पर आधारित है, उस विचार को बढ़ाएंगे कैसे? अगर आपके बच्चे इस तरह की सामाजिक जो मीटिंग होती है या आपस में गेट टुगेदर होते हैं, अगर उसमें शामिल बच्चों को लेकर नहीं होते हैं, आपको लग रहा है हम रिटायर हो गए, हमारा क्या काम है, चलो जी मीटिंग में कहीं सभा में चलो, अपना टाइम पास हो जाएगा। ये नहीं चलेगा। टाइम पास नहीं करना है, टाइम का सदुपयोग करना है, समाज के हित में अपनी खुद की समाज की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। हम कर सकते हैं, हम काबिल हैं, लेकिन इसके लिए अलग से चिंतन करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ताकि हम आगे की रणनीति तैयार कर पाए। और चूंकि समय की बाध्यता है, तो मैं अपनी वाणी को यह कह के विराम देता हूं कि अब आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने माध्यम से, और मैं करमवीर जी की तरफ से भी इस बात का आपको प्रॉमिस करता हूं कि दुनिया की कोई ताकत हमें न डरा सकती है, न झुका सकती है, न खरीद सकती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम जिस पार्टी में हैं उसमें भी अगर टकराव हमारे समाज के हितों का होगा तो हम ठोकर मार के अपने समाज को चुनेंगे, अपने समाज के विचार को चुनेंगे, अपने समाज के हक और अधिकार को चुनेंगे।
ये कुर्सियां आएंगी जाएंगी, ये समाज रहेगा। और हम चाहते हैं बाबा साहब को कम से कम हमारे मन में, हम रात को सोते वक्त ये तो सोचे कि बाबा साहब हम धोखेबाज नहीं है, हम आपके विचार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय सरदार जवाहर।